नमस्कार दोस्तों। पंचायती राज सीरीज हमारी पूरी हो चुकी थी और इससे संबंधित प्रश्नों का वीडियो लेकर आपके सामने हम उपस्थित हैं। आपको इन परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने मन में इनके उत्तर सोचने हैं, देखने हैं, अपना टेस्ट करना है कि हमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से किस चीज़ पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता है? संपत्ति, वाहन, बिक्री, मनोरंजन। तो इसका सही उत्तर होगा सी, बिक्री कर। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है नामित सभापति, नामित आयुक्त, चुना हुआ मेयर या चुनाव आयुक्त। तो इसका सही उत्तर होगा चुना हुआ मेयर। सी ऑप्शन इसका सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है? नगर निगम से संबंधित प्रश्न है। आम परिषद, विकास अधिकारी, नगर पालिका आयुक्त, स्थायी समिति। तो क्योंकि ये नगर निगम से संबंधित प्रश्न है तो इसमें नगर पालिका का कोई रोल नहीं है, तो इसमें सही उत्तर होगा सी, नगर पालिका आयुक्त। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज आता है इनमें इसमें से किस सूची में पंचायती राज आता है? प्रश्न इस प्रकार है ये। तो संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची। तो यदि हम देखते हैं कि संघीय सूची में 97 विषय है, राज्य सूची में 66 विषय है, समवर्ती में 47 विषय है, अवशिष्ट विषय जो साइबर कानून जैसे जो कि तीनों सूचियों में नहीं है उनको अवशिष्ट विषय कहा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन जो है वो राज्य सरकार ने नहीं करके, संविधान संशोधन तो संसद ही किया करती है, तो संघीय सूची हो सकता है, लेकिन संघीय सूची नहीं है। इसका उत्तर होगा बी, राज्य सूची। निम्न में से कौन पंचायती राज की स्थानीय सरकार की 3 स्तरीय संरचना का संगठक नहीं है या भाग नहीं है? ग्राम, प्रखंड, जिला या क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत तो सबसे निचला स्तर है, ग्रास रूट लेवल का, प्रखंड भी मध्यवर्ती स्तर है, जिला ऊपरी स्तर है, तो क्षेत्र जो है वो नहीं है। तो इसका उत्तर होगा डी, क्षेत्र। अगला प्रश्न, स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड मेयो। तो ये इसका सही उत्तर लॉर्ड रिपन है। 1882 हमें करना है, यदि साल पूछ लिया जाए तो 1882 है इसका। तो लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है, आधुनिक जन्मदाता भी इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बड़ा इजी प्रश्न है। पंचायती राज अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसको हम जानते हैं। तो ऑप्शन हमें चारों पढ़ने हैं। जगजीवन राम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, बी आर अम्बेडकर है, बलवंत राय मेहता। तो चारों ऑप्शन पढ़कर ही किसी प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर बलवंत राय मेहता, डी। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया उसके अध्यक्ष थे अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, चिमनबाई मेहता, जीवराज मेहता। तो इसका उत्तर भी, क्योंकि पिछले संबंधित प्रश्न है ये, बलवंत राय मेहता, बी सही उत्तर होगा। लेकिन यदि ये प्रश्न इस प्रकार पूछ लिया जाए कि जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज से संबंधित संवैधानिक संशोधन किया गया, तो उसमें हमें लक्ष्मी सिंघवी समिति करनी पड़ेगी, या सिंघवी समिति इसका उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 अक्टूबर, तो ये 12 अक्टूबर गलत है। इस 12 अक्टूबर की जगह यहाँ पर 2 अक्टूबर होगा। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ से हुआ? सीकर, नागौर, साबरमती, नागपुर। तो इसका सही उत्तर है नागौर। नागौर के बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का उद्घाटन जो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु, अपने खजाने हेतु, धन हेतु किस पर निर्भर है? संपत्ति कर पर, सरकारी अनुदान पर, स्थानीय कर पर, विशेष कर पर। तो फिलहाल तक ये पंचायती राज संस्थाएं जो है इनको स्थानीय कर बहुत नाम मात्र के लगाती है। तो जो खर्च करने के लिए, आय व्यय के लिए, अपने बजट के लिए जो भी पैसा चाहिए वो सरकारी अनुदान से इन्हें प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर होगा बी, सरकारी अनुदान।
अगला प्रश्न है, पंचायतों का चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है? चुनाव आयोग द्वारा, संसद द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा। तो इस प्रश्न को विशेष रूप से ध्यान में रखें। आप पहला ऑप्शन चुनाव आयोग करके उसको पिक कर लोगे तो हमें पहला ऑप्शन पिक नहीं करना है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग तो करवाता है, लेकिन राज्य चुनाव आयोग को नियुक्त करती है राज्य सरकार। तो हमें इसका उत्तर देना है राज्य सरकार। सी उत्तर है इसका सही उत्तर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 3, भाग 5, भाग 9, भाग 6। क्योंकि इसमें भाग 4 नहीं है, यदि भाग 4 होता तो भाग 4 सटीक उत्तर होता। तो हमें इसको उत्तर करना है भाग 9, जिसमें संवैधानिक प्रावधान किए गए पंचायती राज से संबंधित। इसमें है ऑप्शन सी, भाग 9। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु राज्य को निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 45। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जिसको कि अब सस्पेंड कर दिया गया है, समाप्त जैसा कर दिया गया है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 45 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक का है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 40। नीति निर्देशक तत्वों में है अनुच्छेद 40, जो ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु राज्य को निर्देश देता है। यही प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु राज्य को निर्देश दिया गया है? तो उसमें हमें नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित भाग 4 करना है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है? धन की कमी, सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता, गुटबाजी, अशिक्षा। तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। 1952। तो इसमें क्योंकि ये ग्राम पंचायतों से संबंधित ही कार्यक्रम था, लेकिन फिर भी ये असफल हो गया। तो ये असफल क्यों हुआ? तो इसका कारण था सरकारी कर्मचारियों पर अत्यधिक निर्भरता थी, और क्योंकि प्रजातांत्रिक नहीं था, गांव वालों का या ग्राम के निवासियों का इतना इसमें भागीदारी नहीं थी, इसलिए ये असफल हो गया। तो असफलता का कारण है सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन या रिपोर्ट है? प्रतिवेदन या रिपोर्ट? सरकारी आयोग प्रतिवेदन। तो ये एक सरकारी आयोग प्रतिवेदन, सरकारी आयोग जो प्रतिवेदन है ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। प्रशासनिक सुधार आयोग, तो ये भी प्रशासन में सुधार से संबंधित है। तो ये 2 बार प्रशासनिक सुधार आयोग दिया गया है, तो दोनों ही नहीं है। तो ये ऑप्शन सी बचता है, बलवंत राय मेहता समिति का ऑप्शन सी, ये सही उत्तर है इसका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज की आधारशिला है? ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो जैसा कि आमतौर पर हम गलती करते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन पढ़कर सबसे पहला ऑप्शन को ही उत्तर मान लेते हैं, लेकिन आधारशिला ग्राम पंचायत ना होकर के पंचायती राज की जो आधारशिला है वो ग्राम सभा है। तो इसका उत्तर हमें करना है ग्राम सभा, बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जिला परिषद का प्रमुख कार्य है? समन्वय एवं पर्यवेक्षण, ग्राम विकास, नागरिक सुविधाएं जुटाना, सड़कों का निर्माण। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि ग्राम विकास, क्योंकि ये पंचायती राज का सबसे ऊपरी अंग है जिला परिषद, तो हम ग्राम विकास करते हैं, लेकिन ग्राम विकास ना होकर के इसका सही उत्तर होगा समन्वय एवं पर्यवेक्षण। अन्य संस्थाओं में तालमेल बिठाता है और इनकी देख रेख करता है। जिला परिषद नामक संस्था जो है ये तालमेल और देख रेख का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किस समिति का है? तो अलग अलग समितियों ने अलग अलग सुझाव दिए थे। तो बलवंत राय मेहता समिति की तो त्रिस्तरीय संरचना थी। जीवी के राव समिति जो थी उसकी 4 स्तरीय संरचना की सिफारिश थी। सरकारी आयोग रिपोर्ट जो पंचायतों के संबंध में बहुत कम कहा इन्होंने। सादिक अली समिति राजस्थान से संबंधित थी, लेकिन इसने भी 2 स्तर नहीं कहा। राजमन्नार समिति भी जो थी वो नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर बनाई गई थी। तो ये 3 ऑप्शन इसमें कट जाते हैं और इसका सही उत्तर होगा अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न है, एक काल्पनिक प्रश्न बनाया गया है कि अछनेरा गांव, किसी गांव का नाम अछनेरा, उसका एक युवा नेता
पंचायत में सरपंच के चुनाव में खड़ा होना चाहता है, उसके लिए कौन सी शर्त निम्नलिखित में से आवश्यक है? वह गांव का प्रमुख व्यापारी हो, तो गांव का प्रमुख व्यापारी होना चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक शर्त नहीं है, तो गलत है। उसका मतदाता सूची में नाम हो, तो ये कुछ सही लग रहा है। वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पंचायती राज में राजनीतिक दल या राजनीतिक दल के चुनाव चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसे गांव की युवा पीढ़ी का समर्थन प्राप्त हो, कुछ सही लग रहा है, लेकिन फिर भी युवा पीढ़ी का ही क्यों? उसे गांव के हर वर्ग, हर पीढ़ी, हर धर्म, हर जाति का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, तभी वो चुनाव जीत पाएगा, तो ये भी गलत है। तो सबसे सही उत्तर है उसका मतदाता सूची में नाम हो, बी उत्तर इसका सही है। आइए अगला देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? क्योंकि जैसे ही हम वित्त आयोग देखते हैं कि वित्त आयोग है, हमारा ध्यान सीधा राष्ट्रपति की ओर जाता है, लेकिन क्योंकि ये 73वें संविधान संशोधन और पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में पूछ रहा है, तो राष्ट्रपति तो नहीं होगा, मुख्यमंत्री भी नहीं होगा, पंचायती राज मंत्री भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा संबंधित राज्य का राज्यपाल, जो प्रति 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। अभी वर्तमान में वित्त आयोग जो है 5वां वित्त आयोग है, और उसकी अध्यक्षा जो है डॉक्टर ज्योति किरण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय दिए गए? तो हम विषय देखते हैं, 97 विषय केंद्रीय सूची या संघीय सूची के हैं, तो ये तो नहीं है। 66 विषय राज्य सूची के 7वीं अनुसूची में दर्ज है, ये भी। 47वीं समवर्ती सूची, ये भी नहीं है। 11वीं अनुसूची के हैं 29 विषय, तो ये उत्तर में करना है। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य राज्यसभा का निर्वाचन करना। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन इसी तरह का दिया गया है कि हम राज्य को मिलान करके कि दोनों तरफ हम राज्य देखें और इसको कर दें, तो ये नहीं है। राज्यसभा का निर्वाचन केंद्रीय निर्वाचन आयोग करता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग करता है, लोकसभा का निर्वाचन भी भारत का निर्वाचन या केंद्रीय निर्वाचन आयोग करता है, पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो डी इसका सही उत्तर होगा। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? मध्यम वर्ग? नहीं, मध्यम वर्ग नहीं है। पुरुष वर्ग भी नहीं है, कृषक वर्ग भी नहीं है। तो महिला वर्ग को सत्ता हस्तांतरण किया गया। महिलाओं को 33% आरक्षण भी पंचायती राज संस्थाओं में दिए गए हैं। प्रत्येक वर्ग में 33% आरक्षण है, अध्यक्ष के पद पर भी 33% आरक्षण है। तो महिलाओं को सशक्त करना या उनको सत्ता में भागीदारी दिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसका उत्तर होगा डी, महिला वर्ग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, फिलहाल एक स्तरीय तो नहीं है। ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, द्विस्तरीय संरचना की सिफारिश तो अशोक मेहता समिति ने की थी, लेकिन ये मानी नहीं गई। ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, तो ये पहले भी प्रश्न आया, लेकिन हमें चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना, लेकिन 73वें संविधान संशोधन में तो केवल त्रिस्तरीय संरचना ही है। हालांकि पश्चिम बंगाल में ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर की 4 स्तरीय स्थानीय स्वशासन की संरचना है, लेकिन सामान्यतः जो प्रश्न आता है उसमें हमें त्रिस्तरीय संरचना ही करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, व्यापक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना चाहिए। केवल जिलों, ये व्यापक नहीं, यहाँ पर ये व्यापक की जगह मंडल है। जिला, मंडल एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय संरचना होनी चाहिए, तो व्यापक नहीं है। केवल जिलों एवं मंडल स्तर पर द्विस्तरीय होनी चाहिए, द्विस्तरीय नहीं, गलत है ये ऑप्शन। केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन, ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर यही है, जिला, मंडल एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? चक्रानुक्रम का मतलब आरक्षण देना, आरक्षण में भी आरक्षण देना। तो हम इसका देखते हैं कि किस में दिया गया है। तो लोकसभा के चुनाव में नहीं दिया गया है,
राज्यसभा के चुनाव में भी नहीं दिया गया, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में दिया गया है, जैसा कि SC ST OBC को आरक्षण दिया गया। साथ में SC ST OBC के वर्ग में महिलाओं को भी 33% आरक्षण सभी वर्गों में दिया गया। तो ये चक्रानुक्रम का आरक्षण महिलाओं को दिया गया पंचायती राज संस्थाओं में। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। इसमें भी वही परेशानी है कि हम पहला ऑप्शन देखकर पिक कर लेंगे महात्मा गांधी। हम बार बार पढ़ते हैं अनुच्छेद 40 भी नीति निर्देशक तत्वों में महात्मा गांधी की जो पंचायती राज से संबंधित विचारधारा थी उसके अनुसार अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। तो हमें चारों ऑप्शन पढ़ करके फिर उत्तर देना है। तो पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी थे, सिद्धराज रड्डा भी थे, राजीव गांधी भी थे। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी डी। तो चारों ऑप्शन पढ़कर ही हमें उत्तर देने हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। तो हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इनमें से किसने कहा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में? तो इसका सही उत्तर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में BR मेहता समिति ने कहा। नगर पंचायत 74वें संशोधन के द्वारा नगर पंचायत है। पंचायती राज निर्वाचन के लिए 73वां संशोधन था और द्विस्तरीय प्रणाली के लिए अशोक मेहता समिति थी। तो इस हिसाब से हम देखें तो इसका उत्तर होगा A में 3, B में 2, C में 1 और D में 4। तो D उत्तर इसका सही होगा। निम्न में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा जाता है? संसद को, स्थानीय स्वशासन को, राजनीतिक दलों को या चुनाव को? तो हम कहेंगे स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। अगला प्रश्न है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो एक नए तरह की शब्दावली आई है। म्यूनिसिपल कमिश्नर करता है, मेयर करता है, चेयरमैन करता है, जिला मजिस्ट्रेट। तो मेयर हमें सही उत्तर इसका देना है, मेयर करता है। तो दोस्तों ये थे पंचायती राज से संबंधित कुछ प्रश्न। परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, एग्जाम में आ सकते हैं। आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें, याद रखें और साथ ही हमारे चैनल RJ गुरुकुल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।